मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो ये है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के। कहाँ के निवासी थे? अरब के। वर्ष 411 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया था। ये हम लोग देखते हैं। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थाटा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। देवल बंदरगाह पड़ता है ये पाकिस्तान में, वर्तमान में सिंध भी पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? तो मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम इसका युद्ध था मुल्तान, ये पाकिस्तान में ही पड़ता है, स्वर्ण नगरी पर। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? ऊँट पालन और खजूर की खेती करना। 2. अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तुर्कों का आगमन हुआ। यानी कि अरब सबसे पहले है और उसके बाद में फिर ये तुर्क आए, तुर्की लोग। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलप्तगीन गजनी के द्वारा। किसके द्वारा? अलप्तगीन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सुबुतगीन गजनी के द्वारा। किसके द्वारा? भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ये सुबुतगीन गजनी के द्वारा। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था 712 में। सुबुतगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदूशाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को। किसको किया था? जयपाल को। मोहम्मद गजनी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। कौन था? ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जो रहेगा हम अपन बता देंगे कि कौन इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। मोहम्मद गजनी का एक ही काम था, धन लूटना और अपने धर्मों का प्रचार करना। नेक्स्ट है, चलते हैं ऊपर से। मोहम्मद गजनी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो ये वर्ष 1175 मुल्तान। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा यानी पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया था भीम द्वितीय मूलराज के द्वारा। फिर से पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा यानी पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? भीम द्वितीय पराजित किया गया था, भीम द्वितीय के द्वारा। त्राइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय। त्राइन का युद्ध है, त्राइन का 3 युद्ध हुआ है। प्रथम द्वितीय। वर्ष प्रथम हुआ 1191, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। द्वितीय में 1192 मोहम्मद गौरी विजित हुआ था, नहीं जीत गया था। और 1215 में एक युद्ध हुआ था तृतीय, याद कर लीजिएगा। मोहम्मद गौरी ने कनौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? कनौज के शासक यानी चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में ये चीज़ हुआ था। मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध 1194 में। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे?
ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोहम्मद गौरी के साथ कौन वाले थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाई गई थी? मोहम्मद गौरी। किसके द्वारा? चलिए आगे चलते हैं। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। बख्तियार खिलजी क्या था? मोहम्मद गौरी का दास था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नष्ट कर दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने किया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर तीन गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों ही स्थापित किए। नीचे है ये क्वेश्चन। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो हिंदू शब्द जो है हिंदू, तो ये हिंदू शब्द जो है तो सर्वप्रथम अरबों द्वारा, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत। कौन है? 1200 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत ये है, इसमें थोड़ा सा जिक्र है। दिल्ली सल्तनत ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, 5 वंशों ने राज किया। गुलाम वंश को इलबरी वंश कहा जाता है और लोधी वंश को लोधी वंश। और यहाँ से फिर गुलाम वंश के नीचे तक आएंगे, फिर खिलजी वंश। ये लाइन से हम चलते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, ये खिर्ज खां। और लोधी वंश के बहलोल लोधी। सबसे बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत में अधिक वर्ष राज किया था। अब गुलाम वंश के लाइन से चलेंगे, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में ये इनका गुलाम वंश 1206 से 1290 तक हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी अपनी लाहौर बनाया था। कहाँ? लाहौर, पाकिस्तान में पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह आता है, फिर इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली बनाया था। कहाँ? पहली बार दिल्ली बनाया था। ऐबक ने लाहौर बनाया था पहली बार। तो ये इम्पोर्टेंट हैं दोनों। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान आते हैं। मुइजुद्दीन बहरम शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबन, मुइजुद्दीन केबुका, शमसुद्दीन टिमर्स। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ये अंतिम और शुरुआत दोनों याद करना होगा। 1290 जो दिया है ये, तो ये क्यों मर्स है, तो ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है, इसको याद कर लेना होगा। चलिए खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक हैं। अलाउद्दीन खिलजी है। शिबौद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नसरुद्दीन खुसरो खां। चलिए तुगलक वंश के हैं गयासुद्दीन तुगलक, ये संस्थापक है। और लास्ट वाला याद कर लेना है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह और नुसरत शाह। ये इसमें है सैयद वंश खिर्ज खां, अलाउद्दीन आलम शाह, ये अंतिम शासक है। बहलोल लोधी इनके इब्राहिम लोधी अंतिम शासक है। आइए आगे चलते हैं, इस टॉपिक में है दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक। तो ये इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक। इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए उनके कार्य किए गए, जैसे तुर्कान चहलगानी का गठन किए थे, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों प्रारंभ किए थे। इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश क्या चीज़? सुल्तान आजम, क्या चीज़? क्या? सुल्तान आजम की उपाधि। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी दिल्ली को प्रथम बनाया था ये पहली बार। चलिए
यहाँ पर है दिल्ली पर शासन करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी और इल्तुतमिश ने शमसी, ये याद कर लेना होगा। शमसी अब बलबन ने बलबनी, बलबन से ये जा रहा है। अब कुतुबुद्दीन कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी, शमसी वाला याद करना होगा। कौन सा? शमसी वाला। नेक्स्ट है गुलाम वंश। अब गुलाम वंश के बारे में ये है 1206 से 1290 तक गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? लाहौर, पाकिस्तान में। लाहौर ही राजधानी भी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर। भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मलिक और सिपाह सलाह का पद धारण किया। क्या चीज़ का? मलिक और सिपाह सलार का। चलिए आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? लाख बख्श, यानी लाखों को दान देने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान खां। किसको? कुरान को कुतुबुद्दीन ऐबक को नवाजा गया। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुब्बत उल इस्लाम ये नई दिल्ली में पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया गया था। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है और पहला मंजिल कहे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही नींव डाली थे, उसके बाद में अलग अलग शासक किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हो गया था। यानी चौगान खेलते हुए, इसको चौगान को पोलो बोला जाता है। कि क्या बोला जाता है? ये जो चौगान है, तो चौगान को यहाँ से कभी कभी पोलो भी देता है, पोलो खेलते समय घोड़ों से। चलिए नेक्स्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अबदस्त कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का। कहाँ के? बदायूं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद को खलीफा से सुल्तान को उपाधि प्रदान की। सुल्तान के किसने? इल्तुतमिश। ये बगदाद के खलीफा थे, उससे ही सुल्तान के उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो ये चालीसा दल बोला जाता है। इसने ही इल्तुतमिश ने ही चालू किया था। उसको बोला जाता है तुर्कान ए चहलगानी। क्या बोला जाता है? तुर्कान ए चहलगानी, चालीसा दल। नेक्स्ट है, ये है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा यानी कि राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सब एरिया आते हैं। पर किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश के काल में आया था मंगोल आक्रमणकारी। कौन था? चंगेज खान। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ की। एकता एक अरबी शब्द है। क्या शब्द है? एकता, इक़्तिदारी इल्तुतमिश ने चालू किया था और ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक़्तिदार कहलाते थे। भूमि को लेने वाले क्या कहलाते थे? इक़्तिदार। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एक ही ये महिला जो थी, ये दिल्ली सल्तनत में की प्रथम महिला सुल्तान बनी थी, रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूब को इस पद पर नियुक्त किया गया। अमीर-ए-आखुर के नाम से जाना जाता था। क्या चीज़? अमीर-ए-आखुर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किस दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह। किसको? बहराम शाह। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब मुमालिक पद का सृजन किया गया। सृजन मतलब बढ़ाया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम
एतगीन को नियुक्त किया गया था। किसको? एतगीन को, फर्स्ट है, यानी कि पहली पद पर जो हुआ था जिस पर्सन का नाम था एतगीन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिक पद पर नियुक्त किया गया? नसरुद्दीन मोहम्मद। कौन? बाद में ये जाके दामाद बनते हैं। चलिए, बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसने प्रदान की? उल्लू खां की उपाधि तो नसरुद्दीन मोहम्मद, यानी बलबन के ससुर नसरुद्दीन मोहम्मद पढ़ते हैं। इनके लड़की से बलबन को शादी होता है। आगे चलते हैं। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने कर दिया था। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। ये बलबन जो था शासक, तो ये रक्त को देखते हुए लथपथा देखना चाहता था। ये बहुत ही ये चालीसा दल के रहने वाले थे। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने रजस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने रजस को नियाबत खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिले इलाही ईश्वर की छाया कहा। किसने? बलबन ने कहा। सिजदा एवं परबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। सिजदा एवं परबोस यानी कि चालू किया था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कीमर्स। ये गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम शासक और अंतिम शासक शमसुद्दीन कीमर्स, ये दोनों लास्ट भाई जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है। नसरुद्दीन मोहम्मद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। कौन? ये नसरुद्दीन मोहम्मद को ही बोला जाता है। एक टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। क्या कहा? इतिहासकार सिराज, जो सिराज राइटर है, तो उसने बोला कि ये सिराज दिल्ली का आदम का सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है खिलजी वंश। कौन है? खिलजी वंश को हम लोग 1290 से 1320 ईस्वी तक है, इसको हम लोग देखते हैं। गुलाम वंश और उसके बाद खिलजी वंश आता है। चलिए, गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। रक्त और लौ की नीति को त्यागकर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में काड़ा यानी कि मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये भतीजा था जलालुद्दीन के। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी के क्या नाम था? अली गुरसाब था। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? बलबन के लाल महल में। ये आया है, बहुत 2 बार क्वेश्चन मेरी आया है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी सिकंदर यानी द्वितीय सिकंदर किनको नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासन पर किया? तो ये रायकर्ण गुजरात का शासक था। गुजरात के शासक कौन था? रायकर्ण। अलाउद्दीन प्रथम आक्रमण किया था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक कफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया। किसने खरीदा था? 1000 दिनार में नुसरत खां को खरीदा गया था मलिक कफूर के द्वारा, इसलिए उसे हजारी दिनार भी कहा जाता है। हजारी दिनार, ये जो मलिक कफूर था वो छक्का था। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। कौन थे? 1303 में जो युद्ध हुआ था और चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था, वहाँ के शासक जो थे राणा रतन सिंह थे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। ये विंध्याचल प्रदेश मध्य प्रदेश में पड़ता है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक कफूर। कौन था? मलिक कफूर। दक्षिण अभियान
चलिए आगे चलते हैं। तेलंगाना यानी कि वारंगल, तेलंगाना हैदराबाद के शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय ने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसे राज शासक अभियान का नेतृत्व वर्ष है। तो राज है देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है, वारंगल हैदराबाद में पड़ता है, द्वार समुद्र पांड पड़ता है ये तमिलनाडु में। देवगिरी के रामचंद्र देव मलिक कफूर के नेतृत्व में हुआ था 1307 में। वारंगल प्रतापरुद्र देव मलिक कफूर अभियान का नेतृत्व सभी में दक्षिण में ये मलिक कफूर ही किए थे। और शासक द्वार समुद्र में वीर बलाम तृतीय, पांड में वीर पांडे थे। आई युद्ध हुआ था देवगिरी वाला 1307, 1309, 1310, 1311। चलिए आगे देखते हैं। मलिक कफूर द्वारा सर्वप्रथम की दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था, देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन देने के साथ अस्थायी सेना का गठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। नगद पैसा यानी कि दे देता था। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा अपनाई थी। ये आया है भाई लोग, याद कर लीजिएगा। घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलियों की प्रथा। चराई कर तथा गृह कर को बोला जाता है घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। स्वार्थिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। 5 बार हुआ था मंगोल आक्रमण। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। कौन? मुबारक शाह खिलजी। ये खलीफा घोषित किया था अपने आप को। घोड़े के नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? अलाई दरवाज़ा, दिल्ली। अलाई दरवाज़ा कहाँ है? दिल्ली में है। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण देगा या अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी। इसमें से तो भाई आता ही मिलान करने के लिए आप लोग देखिएगा, याद कर लीजिएगा। विभाग और अधिकारी। बरीद मंडी बाजार निरीक्षक, सहाना मंडी बाजार अधीक्षक। मंडी में सहाना जो रहते हैं लोग अधीक्षक कहलाते हैं। दीवान रियासत बाजार नियंत्रक। और माने हयान गुप्तचर। मेहयान क्या चीज़? गुप्तचर। फिर से देखते हैं। बरीद बाजार निरीक्षक होता है, देखभाल करने वाला। सहाना मंडी बाजार अधीक्षक। दीवान रियासत जो रियासत नियंत्रक होता है लोग वह रियासत लेते हैं नियंत्रक। मनिहान यानी गुप्तचर। चलिए नीचे है ये। पदावत यानी मोहम्मद जैसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन ने क्या किया था? पद्मावती को देखकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक ये तुगलक वंश ही चला था, 96 वर्ष। उसमें घटा लीजिएगा, 96 आता है कि 96 कुछ ऐसे ही आता है, घटा लेना हो। 1320 से 1454 में देख लेना होगा। चलिए नेक्स्ट है। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण एवं डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। किस सूफी संत के साथ गियासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक से अच्छे संबंध थे, आगे गियासुद्दीन तुगलक से अच्छे संबंध नहीं थे। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली के छोड़ दे। जो निजामुद्दीन औलिया को बोले थे कौन? गियासुद्दीन तुगलक कि आप दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है किसने बोला था? निजामुद्दीन औलिया ने। हनूज दिल्ली दूर अस्त है। नेक्स्ट है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था ये? मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़े लिखे थे।
बहुत विद्वान थे। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य, योजना और विशेषताएं। राजधानी परिवर्तन कराए थे 1326 से 27 में। तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी के नाम दौलताबाद रख कर उसे सल्तनत राजधानी बनाया। देवगिरी से कहाँ बनाया था? दौलताबाद, यानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था, फिर उसके नाम चेंज कर दिया था दौलताबाद। यह योजना असफल रही, यानी कि सफल नहीं रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया था। कहाँ? द्वाब में कर वृद्धि। द्वाब क्या कहलाता है? दो नदियों के बीच को द्वाब कहा जाता है। यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 28 उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर यानी टैक्स नहीं दे सके। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन 1330 ईस्वी में। चांदी की कमी की सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। खुरासान का अभियान। खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों को गठन कर उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। कराची अभियान 1337 से 38। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक का सभी असफल रहा और ज़्यादा बोला जाता है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा भी बेकार होता है और ज़्यादा दिमाग लगाने के कारण ही पागल बादशाह के नाम से घोषित कर दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक को। कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही किस सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक MBT बोला जाता है। अमीर ए कोही नामक न्याय विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था। मोरक्को निवासी इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। देता है इसमें तो 14वीं शताब्दी में आया था। किसमें? 14वीं शताब्दी। मोरक्को के रहने वाले थे, ये दरोगा में आया हुआ था। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न तूता। रेहला इब्न तूता था। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत विद्रोही कर 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने 2 भाइयों ने विजयनगर की राजधानी हम्पी बनाया था तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। होली के त्योहारों के सर्वाधिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT इसको पागल बादशाह बोला जाता है। ये हिंदू के त्यौहार में होली में भाग लेता था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे, यानी कि अच्छा थे? जिन प्रभा सूरी के साथ है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान के दौरान 1351 में हुआ था। कब हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक सिंध अभियान यानी कि जा रहा था तो उसका मृत्यु हो गया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग के फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? टोपरा तथा मेरठ, फिरोज शाह तुगलक। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा एवं मेरठ लाए थे। फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। ये नहर और नालों को सबसे अधिक विस्तार किया था, जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक। 81 दिन तुगलक जो था शुरुआत किए थे नहरों का। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व सिंचाई कर नाम है, क्या चीज़ है? हक ए सर्व सिंचाई कर है। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग दीवान बंदगान, दासों की देखरेख के लिए। दास जो होते थे बंदगान, उसको देखरेख करते थे। दीवान इस्तिहाक, पेंशन देने के लिए। इस्तीफा दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। दीवान एक खैराज, असहाय लोगों की मदद के लिए। खैराज, कोई मेरा खैराज नहीं है, यानी कि असहाय लोगों के लिए। ठीक भी थोड़ा सा ठीक करना होगा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद था। कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के। चलिए, यहाँ एक क्वेश्चन है। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। कौन किया था?
सेनानायक तैमूर ने किया था। नेक्स्ट है सैयद वंश 1414 से 1451 तथा लोधी वंश 1451 से 1526, ये दोनों लास्ट हैं। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिलजी खान ने किस वंश की स्थापना की? सैयद वंश को। चलिए, सैयद ये अल्लाह की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश के शासक कौन था? खिलजी खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? खिलजी खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश। शिया या सुन्नी, तो शिया सैयद वंश था। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सईद इंदी को संरक्षण प्रदान किए थे। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिनों तक राज किया। लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, इब्राहिम लोधी यमनी शासक है 1517 से 1526। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोधी 38 वर्ष। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, ये बीपीएससी और दरोगा दोनों में आया। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोधी के बारे में ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बहलोल लोधी ऐसा है कि अपने सरदारों चाहे कोई भी इंसान हो उसके साथ अपने बिहेवियर इक्वल करना चाहिए, तभी कोई चीज़ चलता है। अच्छा, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसने अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना किया था और राजधानी भी बनाया था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए पैमाने का प्रयोग किया था? गज सिकंदरी। सिकंदर लोधी ने गज सिकंदरी ही नाम से है उनका। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों को प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकलना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सल्तनत कालीन वंश मामलुक वंश 1206 से 90, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक को 84 वर्ष, और खिलजी वंश 1290 से 1320 जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिलजी खां, लोधी वंश बहलोल लोधी, ये संस्थापक है। और किसने कम सबसे किया? खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्ष शासन किया और सबसे अधिक 94 वर्ष तुगलक वंश किया है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, देख लीजिएगा आप अच्छा से। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलक वंशों का तथा न्यूनतम खिलजी वंश ने किया 30 और 94 तुगलक। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज़्ज़त सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में है? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी से। किससे करता था? चलिए नेक्स्ट है, लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली का युद्ध इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया? महाराणा संगा ने किया था। खतौली के युद्ध किसके बीच हुए थे? इब्राहिम लोधी और महाराणा संगा ये जीत गए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर किसे पराजित किया? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत के एक ऐसा शासक है जो युद्ध में ही मारे गए थे। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोधी के मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि यानी युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त की, यानी कि उससे मर गया था। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तुर्कों ने किया था। पोलो से कौन मर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मर गया था खेलते समय। सल्तनत काल में दस्तान बंदगान किसे कहा जाता है? उलेमा को। सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत यानी दस्तार बंदगान किसे कहा जाता है? उलेमा को कहा जाता है। किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तबला एवं सितार का प्रचलन यानी चालू किया था। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली अमीर खुसरो को कहा जाता है। नीचे है, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद शामिल था।
विजयनगर, ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप लोग पहले इस टॉपिक को इतना देखें। जय हिंद। और आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखें। और ये फिर नेक्स्ट वीडियो विजयनगर से आगे चलते रहेगा, फिर मध्यकालीन ख़त्म होगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वेट करिएगा। थैंक यू।